यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एफएम एंड इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कुछ क्वेश्चंस के लिस्ट, जिस टॉपिक को आपको जरूर प्रिपेयर करके जाना है अगर आप चाहते हैं एफएम एंड इकोनॉमिक्स में 85-90 मार्क्स स्कोर करना। देखिए, बात बड़ी सिंपल से है। अगर आपको एफएम एंड इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो ग्रुप 2 में जो दो सब्जेक्ट है, एक ईआईएसएसएम और दूसरा ऑडिट, उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम बच्चे बहुत अच्छा स्कोर नहीं करते। तो अगर आपको ग्रुप निकालना हो या फिर बोथ ग्रुप क्लियर करना हो या फिर रैंक लेके आना हो, इन सारे सब्जेक्ट जिसमें अच्छा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है उसमें आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल अगर मैं पहले एफएम की बात करते हैं, एफएम की बात करूं तो 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, एंड 2, 3, 4, 5 में 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यानी कि 4 चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के और 4 चैप्टर से छोटे क्वेश्चन आएंगे। अगर 8 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 8 क्वेश्चन मेरे हिसाब से, अगर मैं अपनी एस्टिमेशन लगाऊं कि इस बार क्या पूछना चाहिए, तो यही 8 चैप्टर है जिससे 8 क्वेश्चन पूछना चाहिए। ज्यादातर अगर देखोगे तो जो मैंने टिक किया हुआ है, लिवरेज, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रिस्क एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, इससे मुझे लगता है कि बड़ा क्वेश्चन ही इनमें से ज्यादातर, स्पेशली इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रिस्क एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, ये 3 चैप्टर तो आप मान ही लो, एंड एक लिवरेज भी, जिसमें से मुझे लगता है 10 नंबर के क्वेश्चन आने चाहिए। 4 नंबर के क्वेश्चन के कौन से चैप्टर से, तो रेशियो से 4 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी छोटा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है 1 नंबर में। साथ ही में डिविडेंड डिसीजन से वॉल्टर एंड गॉर्डन मॉडल का कंबाइन करके जो क्वेश्चन पूछता है, छोटे में पूछना चाहिए 5 नंबर में, उसका जो वर्थ है वो 5 नंबर का ही है। और ये जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें से 10 नंबर के भी क्वेश्चन पूछते हैं, 5 नंबर के भी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, बट जो चैप्टर है जिसमें से डिसीजन मेकिंग आता है, जैसे कि रिस्क एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसमें थोड़ा क्वेश्चन लेंदी ही आते हैं, एंड वहां पे 10 नंबर के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलो, इसमें से कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड है, कंसेप्ट आपको समझना है, पर उससे ज्यादा क्या है कि क्वेश्चंस पे आपको उस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो में देखो छोटे छोटे बहुत सारे रेशियोज है ना। सारे रेशियो से मिक्स क्वेश्चन आते हैं, कोई प्रॉफिटेबिलिटी का आया, कोई टर्नओवर रेशियो का आया, कोई मार्केट टेस्ट का आया, कोई लिक्विडिटी का आया। एक रेशियो पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आपको मिक्स क्वेश्चन बनाने के लिए एक तो सारे रेशियो रिवाइज होने चाहिए, तो रेशियो का मिक्स रेशियो मैंने लिखा है, वैसा क्वेश्चन आपको देख के जाना है। मुझे ऐसा लगता है इनकम्प्लीट बैलेंस शीट को कंप्लीट करने का क्वेश्चन आएगा, यानी कि बैलेंस शीट एक आधा अधूरा दे देगा आपको, एंड वहां पे कुछ आपको रेशियोज के हेल्प से कुछ डेटा निकालनी पड़ेगी, जैसे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, है ना, कैश एंड बैंक हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसके बाद आपको बैलेंस शीट को फिल करना पड़ेगा। रेशियो एंड लिवरेज की अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें क्वेश्चन स्पेसिफिक से भी ज्यादा फॉर्मूला याद करके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को स्कैन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है क्या, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन है। सिमिलरली लिवरेज एक आसानी चैप्टर है, लेकिन आपको रिवाइज करके प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत सारे देखने पड़ेंगे। बनाने मत बैठना, बनाओगे तो बहुत समय चला जाएगा। एक दो क्वेश्चन बनाया, कंसेप्ट याद आ गया, उसके बाद क्वेश्चन को देखना है कंसेप्ट के थ्रू, एंड बस आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस पे ध्यान देना। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन बनाओगे पूरा टाइम खत्म हो जाएगा यही 2 चैप्टर बनाते बनाते। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन की स्कैनिंग करके जानी है, बनाना ज्यादा नहीं है, स्कैनिंग करके जानी है। कैपिटल बजटिंग में देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आएगा भी। कैपिटल बजटिंग में मुझे ऐसा लगता है स्पेशल केस में एक कॉस्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन देख लेना। एक क्वेश्चन देख लोगे किसी भी टॉपिक पे तो मोर देन सफिशिएंट है कि नहीं, क्योंकि एक ही टॉपिक पे 5-5, 6-6 क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, बट डेटा और फिगर थोड़ा अलग है, तो सारे क्वेश्चन देखने का कोई मतलब नहीं बनता। जहां सिर्फ कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन दिया हो, 2 मशीन है, इनिशियल कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, आपके लेवल पे टैक्स का भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, वैसे क्वेश्चंस में विदाउट टैक्स ट्रीटमेंट करने होते हैं। ठीक है, और जिसका भी इक्विवेलेंट एनुअलाइज कॉस्ट कम होगा उसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसी के साथ एक क्या मर्ज कर देता है, अनइक्वल लाइफ। ठीक है, अनइक्वल लाइफ मर्ज कर देता है कि अनइक्वल लाइफ है दोनों का। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बुक में भी है। रिप्लेसमेंट डिसीजन मुझे नहीं लगता आएगा, डोंट वरी।
कैपिटल रेशनिंग और ये जो स्पेशल केस में है कॉस्ट बेस इंफॉर्मेशन रिप्लेसमेंट डिसीजन, कैपिटल रेशनिंग, एडजस्टेड पीबी निकालो। एडजस्टेड पीबी का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता नहीं है, एक बार पूछा था तब से नहीं आया, देख लेना, ठीक है। पर कॉस्ट बेस इंफॉर्मेशन का चांसेस मुझे ज्यादा लगता है, जहां 2 मशीन का सिर्फ कॉस्ट का डेटा दिया हो तो जिसका भी कम कॉस्ट आता है वो मशीन हम सेलेक्ट करेंगे। देखो, स्पेशल केस के क्वेश्चन बनाने के लिए भी आपको जनरल जो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक है वो तो आने ही चाहिए। जैसे एनपीवी कैसे निकालते हैं, पीआई कैसे निकालते हैं, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैसे निकालते हैं, आईआरआर कैसे निकालते हैं, है ना। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नहीं पूछता है जनरली, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। वैसे तो आपको सारी चीज रिवाइज करके जाना है, ठीक। तो टेक्निक पे भी क्वेश्चन आने के चांस है, पर टेक्निक पे बहुत बार से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैंने कैपिटल बजटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉस्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है इसका आया हुआ बहुत समय हो गया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां से पूछना तो चाहिए क्वेश्चन, ठीक। चलो, रिस्क एनालिसिस में बात करें तो इसको 3 टॉपिक में पढ़ाया जाता है आपको। एक तो रिस्क कैलकुलेशन किसी भी प्रोजेक्ट का, जिसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने को देगा, एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालिए, एसटी निकालिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालिए। दूसरा, रिस्क एडजस्टेड अप्रेजल क्राइटेरिया, जिसमें 3 चीज आप पढ़ते हो, कोएफिशिएंट, इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, आरएडीआर, एंड थर्ड मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो मेथड। और अदर टेक्निक में आप पढ़ते हो सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस, ठीक है। सेंसिटिविटी को तो आप क्रॉस कर दो, ये नहीं आने वाला, आ चुका है, ठीक है। ज्यादातर मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है फर्स्ट, रिस्क कैलकुलेशन, यानी कि एक्सपेक्टेड एनपीवी, एसडी एंड किसी भी प्रोजेक्ट का क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का जो क्वेश्चन है, रिस्क कैलकुलेशन जिस टॉपिक को मैंने बोल के पढ़ाया हुआ है वो टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो मेथड पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जहां पे आपको कुछ नहीं करना, कोई प्रोजेक्ट है उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है ना, एसटी निकालना है, और उसके बाद आपको दिया रहेगा कि मैनेजमेंट मैक्सिमम इतना रिस्क टॉलरेट कर सकता है, अगर उससे ज्यादा आता है तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट, उससे कम आता है रिस्क लेवल तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, सिंपल। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार, पिछली बार आया नहीं था। और क्या आएगा, तो कैश कॉस्ट अप्रोच पे आएगा, ठीक है। इसमें जो डबल शिफ्ट वाली क्वेश्चन है उसको जरूर ध्यान देके जाना, क्योंकि डबल शिफ्ट वाले क्वेश्चन में गलती करने के बच्चों के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन पे पता नहीं डिविडेंड डिसीजन का क्या दिक्कत है इंस्टीट्यूट का, वॉल्टर एंड गॉर्डन मॉडल छोड़ के ना कुछ और पूछता ही नहीं है। वॉल्टर एंड गॉर्डन मॉडल, इवन जो थ्योरी भी पूछता है ना, कई बार डिविडेंड डिसीजन पे थ्योरी भी आया, तो इन्हीं मॉडल को ज्यादातर फोकस करके पूछता है, ठीक। बट स्टिल वॉल्टर एंड गॉर्डन के बाद वॉल्टर एंड गॉर्डन आपको रिवाइज तो करना ही है, उसके क्वेश्चन थोड़ा देख के जाना है आपको, ठीक है, कि ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है वॉल्टर के अनुसार। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एमएम अप्रोच को भी थोड़ा आप प्रायोरिटी लेके चलना, ठीक है। एमएम अप्रोच को एक क्वेश्चन आपको करके जाना है, जो भी टॉपिक है ना उसका एक आध क्वेश्चन आप जरूर देख लो। बचे हुए एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन होते हैं, सारे देखना संभव शायद ना हो, पर एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाना है। तो एमएम अप्रोच इंपॉर्टेंट है। देखो, ये चैप्टर जब फाइनल में था ना पहले, तो फाइनल में तो बहुत ये चैप्टर से क्वेश्चन आते थे, ठीक है। और एमएम अप्रोच इंपॉर्टेंट माना जाता था, वॉल्टर एंड एमएम, क्योंकि गॉर्डन अप्रोच का जो कंसेप्ट है ना ये अप्लाई होते रहता है। एफएम में बहुत जगह गॉर्डन अप्रोच का फॉर्मूला अप्लाई होते हुए आपको दिखेगा, लेकिन वॉल्टर मॉडल डेडिकेटेड इसी चैप्टर में आपको दिखेगा। डिविडेंड डिसीजन प्राइसिंग जो इक्वेशन है, साथ ही में एमएम अप्रोच, एमएम अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट था, पहले तो आता था फाइनल में बहुत, पर आईपीसी में जब ये चैप्टर आया तो एमएम अप्रोच से क्वेश्चन नहीं पूछता है, पर पूछना चाहिए, कभी ना कभी टेस्ट करेगा। तो एमएम अप्रोच से एडिशनल शेयर निकालिए, ये वाला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालिए, ये पूछ सकता है, ठीक है। चलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इंडिविजुअल कॉस्ट पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, पर वेटेड एवरेज निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल आना ही चाहिए, प्रेफरेंस का, डेट का, इक्विटी का, तभी तो आप सॉरी वेटेड एवरेज निकाल पाओगे, है कि नहीं। तो वेटेड एवरेज एंड एक क्वेश्चन है ना जिसमें वो कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन है जिसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन में तो पहले बोला है कि बताइए कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, इक्विटी, दूसरे में पूछा है वेटेड एवरेज, ठीक है। थर्ड में पूछा है कि कंपनी एडिशनल एक प्रोजेक्ट करना जा रही है जिसको फाइनेंस करने के लिए 10 लाख कैपिटल चाहिए फॉर एग्जांपल, उस प्रोजेक्ट के लिए डेट इक्विटी रेशियो ये होना चाहिए और फाइनेंस कर रही है। अब बताइए जो एडिशनल फंड आ रहा है उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन है, ठीक है।
कि एडिशनल अगर फंड करते हैं तो उसका एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, वो वाला क्वेश्चन देख लेना, सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है। कैपिटल स्ट्रक्चर से मुझे लगता है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी जो है, ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल थ्योरी जो हो गया, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, एमएम अप्रोच में बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, वैसे तो एमएम अप्रोच टैक्स वाला, आफ्टर टैक्सेशन मतलब टैक्स को कंसीडर करके जो थ्योरी है उसी पे क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी को जरूर पढ़ के जाना है, उस पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको देख के जाना है। ठीक है, चलो थ्योरी कहाँ से करना है, तो थ्योरी का एक तो रिवीजन लेक्चर जो डली है ना, एफएम का रिवीजन टॉपिक जो है उसमें रिवीजन लेक्चर मिल जाएगा आपको थ्योरी को, वहां से करके आपको थ्योरी जाना है, मोर देन सफिशिएंट, वहां पे पढ़ाया हुआ है 1.5-2 घंटे में, वहां से थ्योरी हो जाएगा। दूसरा, कुछ बच्चों ने लिखा है कि सर पीडीएफ डाल दीजिए, किस चीज का पीडीएफ डालना है आप लिखो, उस चीज का पीडीएफ डल जाएगा। कई बार होता क्या है कि किसी किसी टॉपिक में का मैंने पीडीएफ डाल दिया है पर कोई कोई टॉपिक का पीडीएफ नहीं डली होती। अब किस बच्चे को कौन सा पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखो कि इस चैप्टर का या इस कंसेप्ट का पीडीएफ डाल दीजिए, डेफिनेटली मैं पीडीएफ डाल दूंगा। आप लोग का एग्जाम पास में आ गया, आप कमेंट क्लियर लिखिए, बिल्कुल पीडीएफ डलेगी और वो चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इकोनॉमिक्स में देखो आरटीपी का क्वेश्चन तो देख के जाना है। आरटीपी तो देखो हर एक अटेम्प्ट का ही कर लेना चाहिए, इवन जो रिलीवेंट है ना इस अटेम्प्ट के लिए आरटीपी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पिछले अटेम्प्ट का आरटीपी। ठीक है, जो रिलीवेंट अटेम्प्ट का आरटीपी होता है उससे कई बार क्वेश्चन नहीं भी आते, पर एक आध अटेम्प्ट पीछे के आरटीपी से क्वेश्चन आते हैं, तो आरटीपी 1-2 अटेम्प्ट का जरूर आपको देख के जाना चाहिए। चलो, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग हमारा चैप्टर 1 है, उसमें 2 है यूनिट, एक तो नेशनल इनकम की अकाउंटिंग, मेजरमेंट, कैलकुलेशन, एंड दूसरा किनीजियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। उसमें देखो चैप्टर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक कंसेप्ट, आपको पता होनी चाहिए, इनके फार्मूलाज और 2 लाइन, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनआई क्या होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए और ये निकलते कैसे है। ठीक, दूसरा जो अपना नेशनल इनकम कैलकुलेशन का 3 मेथड है ना, तीनों मेथड पे बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो तीनों मेथड से कैसे नेशनल इनकम डिटरमाइन करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। थर्ड, ये अगर पढ़ोगे तो इसको बनाने के लिए आपको सर्कुलर फ्लो तो पढ़ना ही पड़ेगा, तीनों मेथड क्योंकि इंटरलिंक है, तो थोड़ा सा सर्कुलर फ्लो पे क्वेश्चन पूछते रहता है, सर्कुलर फ्लो आपको ध्यान देके जाना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कंसेप्ट और कैलकुलेशन पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये देखो टॉपिक आपको पूरा ही पढ़ के जाना है, हाँ पूरा टॉपिक पढ़ के जाना है। ये है कि इन चीजों को आपको ध्यान से अच्छे से फोकस करके जाना है, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन यहीं से पूछने वाले हैं। किनीजियन थ्योरी की बात करें आप तो देखो इसमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन एंड सेविंग, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन एंड सेविंग, ये देख लेना। इस पर डिफरेंस भी पूछ सकता है या नॉर्मल 2-3 नंबर का थ्योरी भी पूछ सकता है। ठीक है, एक देखोगे दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या है ना कि जो चीजें इंटरलिंक होती है ना वहां पे सिर्फ कंसेप्चुअल क्लियरिटी की जरूरत होती है कि थोड़ा बहुत आपने देखा, बची हुई चीजें इंटरलिंक है आपको खुद ही याद आ जाएगा। दूसरा कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन देख के जाना है आपको। ठीक, थर्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए आपको। चौथा 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी में है तो बहुत डिस्क्रिप्शन में कि एजम्पशन है, डिस्क्रिप्शन है, ये वो, पर इक्विलिब्रियम इनकम का आपको ध्यान देके जाना है, इक्विलिब्रियम इनकम का इक्वेशन और थोड़ा बहुत ग्राफ। लीकेज और इंजेक्शन का डिफरेंस आपको आना चाहिए, 2 से 3 नंबर में पूछ सकता है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इसका भी डिफरेंस 2-3 आपको आनी चाहिए। सेकेंड चैप्टर में 4 यूनिट है, कुछ मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है वो पॉइंट मैं लिखता हूँ, इसके बाहर जो बचे हुए टॉपिक है एक्स्ट्रा टाइम में आपको पढ़ना जरूर है। पहला जो गवर्नमेंट रोल पे रिचर्ड मुस्ग्रेव ने बोला कि गवर्नमेंट के जो 3 रूल है, एलोकेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया और थोड़ी बहुत रिवीजन होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, जो 2 एस्पेक्ट है मार्केट फेलियर के, ये भी आपको पता होनी चाहिए। एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट फेलियर, 2-4 लाइन इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए अगर एक्सट्रीम केस होता है मार्केट फेलियर का तो, एंड एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, चलो अगला है मार्केट फेलियर को करेक्ट कैसे करें, उसके वेज जो है वो, निगेटिव एक्सटर्नलिटीज को करेक्ट करने का जो तरीका है वो आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है। मेरिट एंड डीमेरिट्स गुड्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ के जाना है। चैप्टर नंबर 3 पे आए मनी डिमांड, मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी पॉलिसी, तो इस पे ये टॉपिक देखो चैप्टर 3 में 3 यूनिट्स है, तीनों यूनिट्स का
टोटल में ये जो टॉपिक है, तीनों यूनिट्स को देखा जाए तो ये 3-4 टॉपिक है जो आपको जरूर पढ़ के जाना है। एक तो थ्योरी ऑफ मनी डिमांड, ठीक है, जो मनी डिमांड की थ्योरी। अब आप बोलोगे कि सर थ्योरी ऑफ मनी डिमांड यही तो पूरी चैप्टर है, पर क्या करोगे, मनी डिमांड की जो चैप्टर है ना उसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट है और सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरा, मनी सप्लाई में जो मॉनेटरी न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स है उसकी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक। मनी मल्टीप्लायर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि मनी मल्टीप्लायर पे क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म जो है एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में जो 4 मैकेनिज्म है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होनी चाहिए। अब बच गया चैप्टर 4। चैप्टर 4 में 5 यूनिट्स हैं और पांचों यूनिट्स में छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट है, एक बार स्कैन करके जाना है। ये 3 जो चैप्टर है इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, क्योंकि चैप्टर 4 में ना सारे टॉपिक से कुछ ना कुछ कभी ना कभी पूछते रहता है। इस बार ये पूछा, अगली बार दूसरा टॉपिक पूछेगा, अगली बार तीसरा टॉपिक पूछेगा, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक बनते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स हो गया, मनी डिमांड की थ्योरी, मनी सप्लाई, और क्या बोलते हैं किनीजियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन तीनों मेथड से, और बेसिक कंसेप्ट जो है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सारी चीज आपको जरूर इतना तो बेसिक पता ही होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। और थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो मैंने लिखवाए हैं यहाँ पे, ठीक है। एफएम में मैंने जो क्वेश्चन जैसे टाइप के बोले वैसे टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर देखना आप लोग, ठीक है। इस टॉपिक पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बची बात एफएम की थ्योरी की, तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे की रिवीजन लेक्चर होगी, आप उसको जरूर देखना। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि फिर से रिवाइज करना है तो बताओ आप लोग कमेंट करके, ठीक है। जो भी टॉपिक लगता है आप कमेंट करके बताओ, अगला वीडियो आप उस टॉपिक से रिलेटेड आपको मिलेगा, डोंट वरी। सबसे पहले जो काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। 500 लाइक का टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो।